गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेम हिस्ट्री की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर 5 दिल्ली सल्तनत का उदय एवं विस्तार, और आज का टॉपिक रहेगा तुगलक वंश। खलजी वंश के पतन के बाद 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने भारत में तुगलक वंश की स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक ने 5 वर्षों तक शासन किया। इस अवधि के दौरान उसने दिल्ली सल्तनत के विस्तार के साथ साथ शांति की भी स्थापना की। उसके बाद मोहम्मद तुगलक 1325 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। वह भी बड़ा पढ़ा लिखा इंसान था। उसे नई नई योजनाएं बनाने का शौक था और उसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का दूर दूर तक विस्तार हुआ। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे गयासुद्दीन तुगलक। जो तुगलक वंश का संस्थापक था, उसका बचपन का नाम गाजी मलिक था। वो साधारण परिवार से संबंध रखता था। उसका पिता तुर्क था जो बलबन का दास था। उसकी माता लाहौर के एक हिंदू जाट परिवार से संबंध रखती थी। वह एक सैनिक के पद पर भर्ती हुआ और उन्नति करता हुआ 1305 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में पंजाब के सूबेदार तक के पद तक पहुंच गया था। उसने जब खुसरो शाह ने मुबारक शाह का वध करके गद्दी पर अधिकार कर लिया तो गाजी तुगलक इसे सहन न कर सका। उसने अपने पुत्र जूना खां के साथ दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और खुसरो शाह को मौत के घाट उतार दिया। उसने अपने आप को 8 सितंबर 1320 को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। सिंहासनारोहण के समय उसने गयासुद्दीन की उपाधि धारण की। उसकी गृह और विदेश नीति इस प्रकार से थी। गृह नीति थी, जब वह गद्दी पर बैठा तो देश में चारों तरफ अराजकता और अशांति थी। लोगों में राजत्व का भय समाप्त हो गया था। अमीर सरदार दरबारी लोग षड्यंत्रों में लीन थे जो कभी भी सुल्तान के लिए सरदर्द बन सकते थे, और देश की आर्थिक स्थिति भी बड़ी डामाडोल थी। तुगलक ने बड़ी योग्यता से इन समस्याओं का समाधान किया। उसने अमीरों व दरबारियों को खुश किया। वह एक चतुर राजनीतिज्ञ था और उसने एक और शासन को मजबूत करने के लिए जहां कठोरता दिखाई, वहां दूसरी ओर अमीरों एवं दरबारियों को प्रसन्न करने की नीति अपनाई। उसे उन अपने पदों पर ही बने रहने दिया, परंतु नीची जाति के अमीरों को पदों से हटा दिया। उन्हें खुसरो शाह ने बड़े बड़े पद प्रदान किए और उसने अनेक विरोधी सरदारों की जागीरें भी छीन ली, परंतु उसने अलाउद्दीन के पुराने स्वामी भक्त लोगों को पुनः उच्च पद दे दिए। उसने खलजी वंश की विवाह योग्य लड़कियों के उच्च घरानों में विवाह करवाए। विधवा और वृद्ध महिलाओं को उचित अनुदान प्रदान किया गया। उसने भूमि सुधार के लिए भी काफी काम किया। उसमें कृषकों की कुल उपज का 1/2 भाग भूमि कर के रूप में, अनेक प्रकार के अन्य कर भी लिए जाते थे। राजस्व अधिकारी कृषकों पर अत्याचार करते थे। कृषकों के पास पूरे वर्ष के लिए अपने परिवार का पेट भरने के लिए भी अनाज नहीं बच पाता था। परिणामस्वरूप कृषकों ने कृषि करना छोड़ दिया था। परंतु गयासुद्दीन तुगलक ने अनुभव किया कि कृषकों की समृद्धि पर ही राज्य की समृद्धि है। उसने उनकी दशा सुधारने के लिए अनेक काम किए और इसके बाद राजकोष भरना। अलाउद्दीन खलजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में राजकोष लगभग खाली हो चुका था। खुसरो शाह ने उदारतापूर्वक कोष को लुटाया, जिससे शाह कोष भी खाली हो गया। गयासुद्दीन ये जानता था कि साम्राज्य की सुरक्षा और जन कल्याण के लिए धन का होना आवश्यक है, इसलिए उसने राजकोष को पुनः भरने की योजना बनाई। उसने सभी धनी लोगों से धन वापस ले लिया। जिन्हें खुसरो शाह ने सुल्तान बनने के बाद लुटाया था, वो वापस ले लिया। जिन लोगों ने धन देने में टाल मटोल की, उनसे जबरदस्ती वसूल किया गया। शेख निजामुद्दीन औलिया को छोड़कर सभी से धन वापस ले लिया था, और इससे कृषि की दशा में सुधार किया और सल्तनत की आय में भी वृद्धि की। कुछ दिनों में राजकोष पुनः धन संपत्ति से भर गया। उसने दंड विधान में भी सुधार किए। न्याय प्रक्रिया उससे पहले खत्म हो गई थी, परंतु तुगलक ने न्याय प्रणाली व दंड व्यवस्था में पुनः सुधार करने के प्रयास किए। वह एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था और रोज नमाज पढ़ता था। उसने इस्लामी कानूनों के आधार पर दीवानी कानूनों के संबंध में एक विधान बनाया और नगरों में काजी की अदालतें स्थापित की ताकि लोगों को शीघ्र न्याय प्राप्त हो सके। शराब बेचने और बनाने पर भी पाबंदी लगा दी। उसने सैनिक सुधार भी किए। वो एक कुशल सेनापति था। उसने दिल्ली सल्तनत के सैनिक
प्रबंध को पुनः सुधारने का प्रयास किया। उसने कला और साहित्य का भी विकास किया। उसने तुगलकाबाद के स्थान पर एक किला बनवाया जिसे गयासुद्दीन का मकबरा था। अन्य भवन कला की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। उसकी धार्मिक नीति भी बड़ी कठोर थी। वह कट्टर सुन्नी मुसलमान था और वह रोज़ नमाज पढ़ता था। उसने हिंदुओं के प्रति कठोर नीति अपनाई और उसने हिंदुओं पर अतिरिक्त धन संचय करने पर रोक लगा दी ताकि वो महत्वाकांक्षी ना बने। उसने मदिरा पान जुआ संगीत नृत्य विलास पर रोक लगा दी, लेकिन किसी हिंदू मंदिर को नष्ट नहीं किया। उसके अन्य सुधार थे। उसने डाक व्यवस्था को अच्छी तरह किया। घुड़सवार डाक पत्रों को घुड़सवारों से ले जाते थे। उसने अनेक सड़कों पुलों का निर्माण करवाया और वह गरीबों की धन से भी सहायता करता था। उसकी विदेश नीति की बात करें तो उसने बंगाल की विजय प्राप्त की। फिर उसने उत्कल या जाजनगर पर आक्रमण किया, जो उड़ीसा से आते वक्त जाजनगर आता था। इसके बाद बंगाल की विजय उसने फिर प्राप्त की। वारंगल के बाद सुल्तान गयासुद्दीन ने अपना ध्यान बंगाल की ओर से लगा लिया था और बंगाल में गद्दी पर बैठने के लिए 3 भाइयों में संघर्ष चल रहा था। उसने अवसर का लाभ उठाया और बंगाल को विजित कर लिया। उसने वारंगल की विजय प्राप्त की। उसने मंगोलों के आक्रमणों को दबाया। उस सुल्तान ने मंगोलों को बुरी तरह से पराजित किया। सैकड़ों मंगोलों को बंदी बना लिया और कठोर दंड दिए। उसने तिरहुत पर आक्रमण किया, मिथिला जिसे बोलते हैं। यहाँ राजा हरि सिंह का शासन था। इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई। बंगाल विजय की खुशी में जूना खां ने सुल्तान का स्वागत करने के लिए भव्य आयोजन किया। इस अवसर पर लकड़ी का एक विशाल मंडप तैयार कराया जिसके नीचे सुल्तान की दावत का प्रबंध किया गया था। जब सुल्तान व उसका छोटा पुत्र भोजन का आनंद ले रहे थे तो उसी समय हाथियों का एक झुंड मंडप के इतने निकट से गुजरा कि उसमें से कुछ की पीठ का धक्का लगने से मंडप गिर गया। परिणामस्वरूप सुल्तान व उसके छोटे पुत्र की मंडप के नीचे दबकर मृत्यु हो गई। कहते हैं कि लकड़ी का मंडप बनाना और हाथियों को उसके पास से गुजारना एक सोची समझी चाल थी जो पूरी तरह से सफल रही, परंतु बरनी इसमें जूना खां का हाथ होने से इनकार करते हैं। उनके अनुसार सुल्तान की मृत्यु में जूना खां का हाथ नहीं था, बल्कि यह एक आकस्मिक घटना थी। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक शासन किया। मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम जूना खां था। वह सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक का बड़ा पुत्र था। सुल्तान बनने के बाद गयासुद्दीन ने जूना खां को युवराज घोषित कर दिया और इस अवसर पर उसे उलुग खां की उपाधि से विभाषित किया। जूना खां ने वारंगल, बंगाल तथा तिरहुत की विजयों में बहुत बहुमूल्य योगदान दिया। हालांकि इन सैनिक सफलताओं ने उसके दिल में महत्वाकांक्षा के बीज पैदा कर दिए। 1325 में जूना खां ने योजनाबद्ध ढंग से षड्यंत्र रचकर अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक की हत्या कर दी और स्वयं मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। वह मध्यकालीन के प्रसिद्ध सुल्तानों में से एक था। उच्च कोटि का विद्वान था। वो गणित, ज्योतिष, इतिहास, भूगोल, दर्शन, चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में उसका कोई मुकाबला नहीं था। वह फारसी भाषा का भी उच्च कोटि का विद्वान था, लेकिन अन्य सुल्तानों की भांति वो धर्मांध नहीं था और वो प्रशासन में मुसलमानों को अधिक महत्व नहीं देता था। वह कुशल सेना नायक भी था। मोहम्मद तुगलक की कुछ हवाई योजनाएं थी। वो एक विचित्र सुल्तान था। वो नई नई योजनाएं बनाने का शौकीन था और हालांकि इन योजनाओं को लागू करने का उद्देश्य आम जनता की भलाई करना था, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी एक के बाद एक उसकी योजनाएं असफल हो गई। इससे न केवल सल्तनत को हानि हुई, बल्कि चारों ओर अशांति में व्यवस्था भी फैल गई। उसका कोमल मन उसे कभी स्थिर नहीं रहने देता था। वह पहले कदम आगे बढ़ा लेता था, स्वयं पीछे हटा लेता था और वह आशा रखता था कि असफलता के दौर में भी उसकी जनता उसके कदम से कदम मिलाकर चले। उसकी योजनाएं थी राजधानी परिवर्तन। 1327 में उसने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी बनाने का निश्चय किया। देवगिरी से बाद में दौलताबाद कहते हैं। राजधानी परिवर्तन के पीछे कुछ कारण थे। वह दिल्ली सल्तनत का विस्तार दक्षिण भारत के दूरस्थ प्रदेशों तक हो गया था और वह उसे शासन चलाने में कठिनाई थी। अतः वह चाहता था कि ऐसी राजधानी हो जो साम्राज्य के मध्य में हो। दूसरा, कुछ इतिहासकार कहते हैं उत्तर में मंगोलों के आक्रमणों का केंद्र बन गया था, इसलिए वह मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए राजधानी परिवर्तन करना चाहता था। दक्षिणी भारत हमेशा उपद्रव तथा शांति का केंद्र बना रहता था।
वह दक्षिण भारत में भी शांति कायम करना चाहता था। सुल्तान दक्षिण भारत में मुस्लिम संस्कृति का प्रचार करना चाहता था। गार्डन ब्राउन के अनुसार मोहम्मद तुगलक के समय उत्तरी भारत का महत्व समाप्त हो चुका था। मंगोलों ने पंजाब व दिल्ली को उजाड़ कर रख दिया था, इसलिए भी वह राजधानी परिवर्तन करके धन संपत्ति प्राप्त करना चाहता था। दिल्ली से देवगिरी जब उन्होंने राजधानी के आदेश जारी कर दिए, अपनी योजना को कार्य रूप देने के लिए सुल्तान ने बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लिया। उसने दिल्ली से देवगिरी तक एक सुव्यवस्थित सड़क का निर्माण कराया और उसके दोनों ओर छायादार वृक्ष लगवाए। उसने यात्रियों के लिए मार्ग में खाने पीने तथा ठहरने की उचित व्यवस्था की। इसके बाद उसने दिल्ली के सभी नागरिकों को नई राजधानी देवगिरी जाने का आदेश दिया। नई राजधानी का नाम दौलताबाद रखा। हालांकि सुल्तान ने दौलताबाद को बाजारों तथा बागों से अच्छी तरह सजाया था, लेकिन फिर भी लोग पुरानी राजधानी को नहीं छोड़ना चाहते थे। दूसरी ओर सुल्तान उन्हें अपने साथ ले जाने पर अड़ा हुआ था। बहुत सारे लोग दंड से बचने के लिए देवगिरी के लिए चल पड़े। सुल्तान ने दिल्ली की तलाशी लेने को कहा ताकि कोई दौलताबाद जाने से रह न जाए। तलाशी के दौरान नगर में 2 ही आदमी मिले, जिनमें एक अंधा था और दूसरा लंगड़ा था। कहते सुल्तान ने लंगड़े को मौत के घाट उतार दिया और अंधे को जबरदस्ती घसीटकर देवगिरी ले गया। सुल्तान ने स्वयं भी अपने महल पर चढ़कर देखा कि किसी घर से धुआं तो नहीं उठ रहा। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि समस्त जनता को देवगिरी जाने का आदेश नहीं दिया। बरनी के अनुसार नगर में कोई कुत्ता और बिल्ली भी नहीं रहा। यह अतिशयोक्ति है। दिल्ली की वापसी। दिल्ली के लोगों को राजधानी रास नहीं आई, क्योंकि दौलताबाद कभी आबाद नहीं हो सका और लोग दिल्ली की रंगीनियों को नहीं भूल सके थे। और राजधानी दूर होने के कारण अब मुगलों के आक्रमण भी बढ़ गए थे। तीसरी राजधानी परिवर्तन से उत्तर भारत की राजनीतिक व्यवस्था खराब हो गई थी और धन की भी अपार हानि हुई थी। अंत में मोहम्मद तुगलक ने लोगों को दिल्ली वापस जाने की आज्ञा दे दी। इसकी आलोचना भी करते हैं। आलोचक कहते हैं कि दिल्ली सल्तनत को जन और धन की अपार हानि हुई, सुल्तान की प्रतिष्ठा को धक्का लगा और जनता का सुल्तान से विश्वास उठ गया। वो अपने कष्टों को नहीं भुला सकी। दोआब में कर वृद्धि। 1930 में सुल्तान ने दोआब के क्षेत्र में कर बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए। उसके कारण थे मोहम्मद तुगलक ने राज्याभिषेक के समय जनता तथा अमीरों का समर्थन प्रदान करने के लिए धन पानी की तरह बहा दिया, जिससे खजाना खाली हो गया। सुल्तान के कवियों, विद्वानों तथा निर्धनों को भी दिल खोलकर दान दिया। सुल्तान को नई नई योजनाएं बनाने का शौक था, जिसे लागू करने के लिए उसे धन की आवश्यकता थी। दोआब एक उपजाऊ प्रदेश था, वहाँ के हिंदू काफी धनी थे। मोहम्मद तुगलक को पहले से भी अलाउद्दीन खिलजी ने इस क्षेत्र में भूमि कर 50% तक कर दिया था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उसे सैनिक शक्ति बढ़ाने के लिए भी उसने कर वृद्धि की थी। उसने कार्य रूप दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1330 ईस्वी में दोआब प्रदेश में कर बढ़ा दिए। कुछ विद्वान कहते हैं कि 10 से 20 गुना की वृद्धि कर दी थी, लेकिन फरिश्ता के अनुसार भूमि कर 3 या 4% की वृद्धि हुई थी। दोआब प्रदेश में भूमि कर केवल दुगुनी ही की गई थी। सुल्तान की इस योजना कर देने के लिए उसने भू राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति की। साधारण स्थिति में भूमि कर बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब यह योजना लागू की गई तो अकाल की स्थिति थी और जिससे कृषकों की दशा दयनीय हो गई। जब लोगों ने भूमि कर अदा नहीं किया तो सुल्तान क्रोधित होकर जबरदस्ती करने का आदेश दे दिया। किसानों का जंगली पशुओं की तरह शिकार किया गया और इससे किसानों की दशा अत्यंत दयनीय हो गई थी। उसकी आलोचना हुई। यह भी उसकी वृद्धि की योजना असफल हो गई, क्योंकि सुल्तान की दोआब प्रदेश में कर वृद्धि की योजना कोई अनुचित कार्य नहीं था। एक धनी प्रदेश था और वहाँ की जनता अतिरिक्त भूमि कर देने में सक्षम थी। अलाउद्दीन खिलजी ने भी पहले इसे बढ़ाया था, लेकिन जिस वक्त ये कर बढ़ाया गया उस वक्त यहाँ पर अकाल पड़ा हुआ था। और उसने लागू करने से पहले इसके गुण दोषों पर विचार नहीं किया और इससे प्रशासन को काफ़ी हानि उठानी पड़ी। सुल्तान को चाहिए था कि जैसे अकाल पड़ा उसी समय किसानों को भूमि कर माफ कर देता, परंतु ऐसा नहीं हुआ। कृषि विभाग की स्थापना की। उसने कृषि विभाग की स्थापना करके कृषि में उत्पादन में वृद्धि करना चाहता था। उसने योजना लागू की। उसने 60 वर्ग मील क्षेत्र का एक भूखंड चुना। उसने शाही खजाने से 70 लाख रुपए की धनराशि भूमि विभाग को प्रदान की ताकि इसमें अच्छी फसलें उगाई जा सके, लेकिन फसल नहीं उग सकी यहाँ पर।
सुल्तान की योजना यहाँ भी असफल हो गई। निसंदेह यह योजना अच्छी थी, लेकिन भूमि के जो टुकड़े का चयन किया गया वो बंजर था। यह प्रयोग 3 वर्षों तक चला, लेकिन भूमि उपजाऊ नहीं बन सकी। उसने सांकेतिक मुद्रा का पहले सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन था। उसने सांकेतिक मुद्रा जो अपने साम्राज्य में 1330 से 32 के बीच प्रचलित की, उसके कारण थे उसकी योजनाओं में काफ़ी धन खर्च हो चुका था। साम्राज्य की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई थी और सुल्तान की अर्थव्यवस्था को वो सुदृढ़ करना चाहता था सल्तनत की। वो अपनी विश्व विजय की योजना को पूरा करना चाहता था। उसे धन की आवश्यकता थी और उसने सांकेतिक मुद्रा को चलाना चाहता था। ईरानी शासकों ने भी चीन के शासकों ने भी सोना और चांदी के अभाव में सांकेतिक मुद्राएं बनाई थी। उसने वो सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के प्रचलित करने के फरमान जारी कर दिए। उसमें चांदी के सिक्कों को टंका तथा तांबे के सिक्कों को जीतल कहते थे। उसने प्रचलित किया, लेकिन इनका मूल्य भी चांदी के सिक्कों के बराबर रखा गया। मोहम्मद तुगलक ने आदेश दिया कि लोग इन सिक्कों का प्रयोग व्यापार करने, सरकार को भूमि कर अदा करने में कर सकते हैं। परंतु ये योजना असफल हो गई कि नया टंका पुराने टंके से कई बातों में भिन्न था। वो तांबे से बना हुआ था। सुल्तान का नाम अरबी भाषा के स्थान पर फारसी में था और निजामी के अनुसार नई मुद्रा पर कैसे शब्द थे जिन्हें जनता ने से अनुरोध किया गया कि वे इन सिक्कों को स्वीकार करें। लेकिन सिक्के बनाने के लिए टकसालें नहीं थी। लोग अपने घरों से नकली सिक्के बनाने लगे, जिससे बाजारों में जाली मुद्रा की बाढ़ आ गई थी। बाद में सुल्तान ने जब एहसास हुआ तो उसने उस मुद्रा को वापस ले लिया और बदले में सोने और चांदी के सिक्के प्रदान किए। सांकेतिक मुद्रा असफल हो गई। उसकी भी आलोचना हुई। खुरासान विजय योजना। मोहम्मद तुगलक अपने साम्राज्य का विस्तार चाहता था, इसलिए इतिहास में वो अपना नाम अमर करना चाहता था। उसने खुरासान यानी आज का जो ईरान है उस पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। उस समय ईरान में राजनीतिक व्यवस्था फैली हुई थी और उसके वजीर खुरासान के बादशाह था वजीर के बीच संघर्ष चल रहा था। अतः उसने उसकी विजय प्राप्त की। कराचाल अभियान। खुरासान विजय के बाद मोहम्मद तुगलक ने कराचाल प्रदेश पर आक्रमण किया और उसके नगरकोट पर अधिकार करने के बाद 1 लाख सैनिकों की शक्तिशाली सेना कराचाल कुल्लू प्रदेश पर आक्रमण करने के लिए भेज दी और ऐसा करके वो चीनियों के आक्रमणों से सुरक्षा चाहता था। सुल्तान के भतीजे मलिक खुसरो के नेतृत्व में मुस्लिम नेताओं ने आरंभिक सफलता प्राप्त की, परंतु इस समय तिब्बत में जोरदार वर्षा आरंभ हो गई और शाही सेना को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और महामारी फैल गई, जिससे स्थिति गंभीर हो गई और सेना ने दिल्ली लौटना पड़ा। लौटती हुई सेना पर कराचाल के लोगों ने सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद मोहम्मद तुगलक का चरित्र की बात करें तो मोहम्मद तुगलक का जो चरित्र था वो पवित्र जीवन जीता था। उसका नैतिक चरित्र बहुत ऊंचा था। वो मध्यकालीन भारत के अन्य सुल्तानों की तरह ऐश्वर्य जीवन व्यतीत नहीं करता था। वो मद्यपान से दूर था और वह सैनिक अभियानों में अपने साथ स्त्रियों ले जाने की आज्ञा नहीं देता था। केवल वह संगीत था, नृत्य से प्रेम करता था। वो विद्वान था, प्रतिभाशाली था। वह गणित, विज्ञान, नीतिशास्त्र, ज्योतिष, चिकित्सा आदि का पंडित था। उच्च कोटि का कवि और लेखक भी था। उदारवादी और दानी भी था। वह निर्धनों से सहानुभूति रखता था। वह प्रतिदिन अपने लंगर में 40,000 व्यक्तियों को निःशुल्क भोजन खिलाता था। उसने औषधालय, चिकित्सालय खुलवाए जहाँ मरीजों को दवाइयाँ फ्री दी जाती थी। परिवार से नहीं था। वह अपने सगे संबंधियों परिवार से प्रेम करता था। यद्यपि कुछ इतिहासकार ने उन पर अपने पिता की हत्या का आरोप भी लगाया है। सच्चा मुसलमान था। इसमें इसकी इस्लाम में विशेष श्रद्धा थी। उसे हजरत मोहम्मद और खलीफा में विश्वास था। वह दिन में 5 बार नमाज पढ़ता था। वो न्यायप्रिय शासक था। न्याय करते समय धनी व निर्धन, हिंदू मुसलमान में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता था। वो एक महान सेनापति था। अपने पिता के शासनकाल में वारंगल आदि विद्रोह को दबाकर उसने अपनी सैनिक योग्यता का परिचय दिया। वो सहनशील शासक था। वो जनता के साथ हिंदुओं से भी अच्छा व्यवहार करता था। वो महत्वाकांक्षी शासक भी था। वो छोटे साम्राज्य से संतुष्ट होने वाला नहीं था। वह संसार को जीतने का स्वप्न देखता था। उसके कुछ चारित्रिक दोष भी थे। वो निर्दयी और रक्त पिपासु था। छोटे से अपराध के लिए भी भयंकर दंड देता था। अभिमानी और हठी था। मोहम्मद तुगलक बहुत ही अभिमानी और हठी था। वह अपने प्रशासनिक कार्यों और योजनाओं के विषय में अधिकारियों की सलाह नहीं लेता था। वह अपने आप को सबसे बड़ा विद्वान और समझदार समझता था। उसमें दूरदर्शिता का भाव था।
वो अपनी मता था, समझदारी का उसे उसे बहुत घमंड था। यही कारण था कि वह बिना सोचे समझे निर्णय ले लेता था। उसकी समस्त योजनाएं बिना सोचे समझी बुद्धि का परिणाम थी, और उसकी सभी योजनाएं इसीलिए सब असफल हो गई। वो उग्र स्वभाव का व्यक्ति था, छोटी सी बात पर उग्र हो जाता था। उसमें अपनी बुराई सुनने की क्षमता नहीं थी। वो चाहता था कि उसकी जनता न केवल उसकी योजनाओं को स्वीकार करे, बल्कि उस पर अमल भी करे। परंतु वह स्वयं भी अपने विचारों को न समझता था और न ही अपनाता था। यही कारण था कि वह जनता में लोकप्रिय नहीं हो सका। अंत में हम ये भी कह सकते हैं कि मोहम्मद तुगलक एक पढ़ा लिखा विद्वान था। उसमें परस्पर विरोधी तत्वों का मिश्रण था। वह विद्वान, दानी, बहादुर, सच्चा मुसलमान होने के साथ साथ बड़ा बेवकूफ़, निर्दयी, अत्याचारी, अट्ठी था, उग्र स्वभाव वाला था। वास्तव में वह पागल नहीं था, फिर भी उसमें विरोधी तत्वों का मिश्रण था। यही कारण था कि उसे भारत के इतिहास में पढ़ा लिखा मूर्ख राजा कहते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।